बच्चों, आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक प्रश्न हम देखेंगे। इसमें पहला सवाल है कि समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डैश करके कौन सा पद सबसे पहला पद ऋणात्मक पद होगा। तो कोई भी पद जब ऋणात्मक पद होता है, जैसे संख्या रेखा पर देख लेते हैं, ये मूल बिंदु है, जीरो से इधर होगा धनात्मक 1 2 3, इधर -1 -2। तो ये जो -1 -2 है, तो ध्यान देंगे कि ये जीरो के इधर है, तो ये जीरो से हमेशा छोटे ही होंगे। तो पहला पद ऋणात्मक पद होगा, तो जो भी पहला पद आएगा वह जीरो से छोटा ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दी गई श्रेणी 121, 117, 113, ऐसे ये प्रथम पद यहाँ निकाल लेंगे। a बराबर 121, d बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 117 में से 121 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसमें मान लेते हैं कि यनवा पद, माना यनवा पद जो है पहला ऋणात्मक पद होगा। तो जो यनवा पद आएगा वह यनवा पद सदैव जीरो से छोटा होगा। यहाँ लिखेंगे यनवा पद, यहाँ लिख देंगे माना कि यनवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो यनवा पद जो होगा यह जीरो से छोटा होगा। तो यनवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो छोटा हो जाएगा जीरो से। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। a की जगह पर 121, n नहीं मालूम है, d की जगह पर -4, ये छोटा होगा जीरो से। 121 प्लस 4 का इसमें गुणा कर लेंगे -4n, -4 का एक में गुणा कर लेंगे +4। अब ये -4n, 121 और 4 मिलकर के 125। अब ये ऋण 4n, इसको इधर लेके जाएंगे तो -125, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो n बराबर एक, n जो है 125 बटा के 4 से इसमें भाग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 एकम में 4, 1 4 दुना 4, 4 5 20। यानी जो n का मान आएगा वह 31.25 से बड़ा ही आएगा। तो 31.25 एक पूर्णांक नहीं, तो इससे बड़ा पूर्णांक कौन मिलेगा? 32। तो लिख सकते हैं कि अतः n बराबर कितना लिखेंगे? n का मान 32वां होगा। यानी पहला ऋणात्मक पद 32वां होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि किसी एपी के यानी किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तुम लोग लिखेंगे कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। माना एपी के प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। अब इसमें तीसरे और सातवें पदों का एक 6 है, तो लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार तीसरे और सातवें पदों का योग 6। अब ये तीसरा पद का सूत्र लगा दो, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सातवां के लिए लगाएंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 6। a और a मिलकर के 2a, 3 में से घटा देंगे ये 2d, 7 में से घटा देंगे तो ये 6d बराबर 6। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 2 8d बराबर हो जाएगा 6। 2 से सब कटने लायक है, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ a बचेगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। तो a बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाएंगे 3 माइनस 4d। इनको समीकरण 1 बना लो। फिर कह रहा है कि एपी उनका गुणनफल 8 है। लिखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम कथनानुसार। अब लिखेंगे द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार। द्वितीय कथनानुसार में यही कह रहा है कि इनका गुणनफल 8 है, यानी तीसरे पद और सातवें पद का गुणनफल 8 है। तो तीसरा पद का सूत्र लगा देंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और
सातवें पदों का सूत्र लगा देंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 8। यहां से बन जाएगा a प्लस 3 में से घटा देंगे 2d, यहां से बन जाएगा a प्लस 7 में से घटा देंगे 6d बराबर 8। अब यहां से एक मान उठा करके इसमें भरेंगे। एक मान है 3 माइनस 4d, तो यहां भरते हैं 3 माइनस 4d और ये प्लस 2d। यहां a की जगह पर भरेंगे 3 माइनस 4d, ये प्लस 6d बराबर 8। यहां से 3 माइनस 4d में से 2d घट जाएगा तो माइनस 2d, और यहां से 3 माइनस 6 में से 4 घटेगा तो प्लस 2d बराबर आ गया है 8। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का बन रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का गुणनफल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर हो गया, यह b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8। 3 कवर कर देंगे 9, 2 कवर कर देंगे 4d का स्क्वायर बराबर 8, तो माइनस 4d का स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9, तो माइनस 4d का स्क्वायर बराबर 9 में से 8 घटा देंगे तो माइनस 1, तो d स्क्वायर बराबर हो जाएगा यह 1/4। तो d बराबर जब निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। d का 2 मान आ गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पर a का मान निकाल सकते हैं। अतः a बराबर समीकरण 1 से a बराबर 3 माइनस 4d, d की जगह पर 1/2, 3 माइनस 2 दूनी के 4, 3 से 2 घटा देंगे 1, यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखे हैं, या करके लिख सकते हैं इस तरह से, a बराबर 3 माइनस 4d, d की जगह पर माइनस 1/2, तो 2 दूनी के 4, तो ये ऋण का ऋण में गुणा कर लेंगे प्लस 2, तो 3 और 2 हो जाएगा कितना 5। तो यहाँ पर a का 2 मान आया, एक बार प्लस 5 और एक 1, और यहाँ d का 2 मान आया है, एक बार प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। तो हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछ रहा है कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 16 पदों का योग देखते हैं कैसे होगा। यदि इधर वाला मिटा देते हैं, यहां से a का 2 मान आया है और d का भी 2 मान आया है। अगर हम d का मान अगर प्लस 1/2 रखे हैं तो a का मान 1 आया है। लिखेंगे कि यदि a बराबर 1, d बराबर 1/2, तो इसमें 16 पदों का योगफल, यानी 16 पदों का योगफल आसान वाला सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए 16 पदों का योगफल निकालते हैं। n की जगह पर 16, 2 a की जगह पर 1, n की जगह पर 16, d की जगह पर 1/2, तो ये बन जाएगा 16/2, 2 1 में 2 प्लस 16 में से घटा देंगे 15/2, ये 15/2 हो जाएगा। यहाँ से 16/2, इसका लसा निकालेंगे, 2 दूनी के 4 और 15 4 19/2, ये 2 दूनी के 4 से कट जाएगा 4 बार में, 19 चौक 76, यहाँ 16 पदों का योगफल हो जाएगा 76। अगर हम लोग यदि a का मान 1, d का मान 1/2 रखें तो ये मान आया है। यदि a का मान 5 रख दें और d का मान माइनस 1/2 रख दें, लिखेंगे कि यदि a का मान 5 रख दें और d का मान 1/2 रखेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 मान रखा गया, एक बार प्लस 1/2 रखे हैं, एक बार यहाँ माइनस 1/2 रखे हैं। अब यहाँ से 16 पदों का योगफल जो हो जाएगा, तो 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 1/2, तो ये बन जाएगा 2 8 16, 2 5 10, 16 में से घटे 15, इसका गुणा कर लेंगे 15/2। चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 गुणते, इसका लसा निकालेंगे 2 10 में 20 में से 15 घटा देंगे 5/2, 2 से घटा देंगे 4 बार 4 5 20, यानी 16 पदों का एक योगफल हो जाएगा 20 और एक हो जाएगा 76।
तीसरा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यानी एक डंडा है, दो डंडा है, तीन डंडा, मतलब ये जो डंडे हैं ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की कुल एक समान डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ये घट रहा है, ये 25 सेंटीमीटर का है तो इससे कुछ घटेगा, ये कुछ घटेगा, कुछ घटेगा। तो सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो पहले ये देख लेंगे कि इसमें कितने डंडे रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल डंडों की संख्या, सीढ़ी में यहाँ लिख देते हैं, सीढ़ी में कुल डंडों की संख्या, कुल डंडों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का एक हम डंडा बना रहे हैं, 1 2 3, इसमें कितने खाने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 खाने हो जाएंगे। यानी इसमें देखेंगे ये 1 2 3 डंडे हैं तो यहाँ पर 4 खाने बन रहे हैं, यानी एक बढ़ करके लग रहा है। तो कुल डंडों की संख्या जो होगी, इसकी पूरी लंबाई जो है, पूरी लंबाई है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर में 2.5, देखो 2 दूनी के 4, 1 5/2, यानी 2.5 मीटर को इसे भी लिखा जा सकता है 2.5 मीटर। और 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, और ये इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 से भाग कर देंगे, और इसमें एक बढ़ करके इसके डंडों की संख्या आएगी। तो यहाँ जब गुणा कर लेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 250 बटा के 25, और ये +1, 25 से भाग कर लेंगे, इसमें 10 बढ़ जाएगा, 10 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा, 11। यानी कुल डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कुल कितने डंडे होंगे। तो पहला वाला जो डंडा होगा, मान लेते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे कि ए बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, और अंतिम जो डंडा है यल, वो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, और कुल डंडों की संख्या कितना है, 11। तो इन डंडों की लंबाइयों को हमको जोड़ के बताना है कितना डंडा लगा होगा, डंडे की माप कुल कितनी होगी। तो लिखेंगे अतः कुल डंडों की लंबाई, कुल डंडों की लंबाई। अब इसके लिए हम इसको जोड़ देंगे, तो सूत्र हम लोग जानते हैं, n बटा के 2 इंटू ए प्लस यल। इस सूत्र पर इसको भर दो। n की जगह पर पता है 11, 11 बटा के 2, ए की जगह पर पता है 25, यल की जगह पर पता है 45, इसको जोड़ दो। तो 11 बटा के 2, इसको जोड़ दो, 5 5 10 को 0, 4 2 6 1 7, 70 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 35 बार में, 11 से गुणा कर लो, 11 5 55 को 5, 11 3 33 और 5 38, ये 385 सेंटीमीटर लंबे कुल मिलाकर के डंडों की लंबाई हो जाएगी 385 सेंटीमीटर। यानी इस सीढ़ी को बनाने में इस सीढ़ी को बनाने में कुल कितने डंडे लगे होंगे, 11। और कुल डंडों की जब लंबाई हम देखेंगे तो लंबाई होना चाहिए, डंडों की लंबाई 385 सेंटीमीटर। 385 सेंटीमीटर लंबा यदि कोई डंडा रहेगा तो उसमें इस सीढ़ी के कुल डंडों की संख्या लग सकती है, यानी कुल डंडे इसमें आ सकते हैं। अब देखते हैं अगला वाला, देखते हैं चौथा दिया गया है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। यानी क्रमागत संख्या 1 से 49 तक, पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, ऐसे करके 49 तक मकान अंकित हैं। दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान है, यानी 1 से 49 के बीच में ऐसा कोई एक मान है कि यक्स से अंकित मकान के पहले, उससे पहले वाले मकान के संख्याओं का योग और उसके बाद उस संख्या के बाद वाले मकान की संख्याओं के योग के बराबर है। तो यक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम इस सवाल को लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे पहला मकान, ये दूसरा मकान, ये तीसरा मकान, ये चौथा मकान, पांचवा मकान, छठवां मकान। मान लेते हैं कि एक्सवां मकान, इसके वजह से यक्स प्लस 1वां मकान होगा, 2वां 3वां 4वां करके कहाँ तक होगा, 49 तक। इसके पहले रहा होगा यक्स -1 तक। तो इसमें ये कह रहा है कि यक्स को एक ऐसा मान है हाई वाला कि यक्स से अंकित मकान से पहले, यानी इसके पहले के मकानों की संख्याओं का योग और इसके बाद यहां से लेकर के इसके मकान की संख्याओं का योग आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे अतः यक्स से
पहले मकान की संख्याओं का योग बराबर, इसके बाद यानी यहां से x प्लस 1 से 49 तक के मकानों का योग। अब इसको हल करते हैं। x से पहले यानी x से पहले मतलब यहां से लेकर के यहां तक, यानी इसमें कुल पद हो जाएंगे x माइनस 1 तक, x माइनस 1 पदों का योगफल। यहां पर लिख सकते हैं x माइनस 1 पदों का योगफल, और x प्लस 1 से लेकर के 49 तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक के योगफल में से इसके योगफल को हम घटा देते हैं तो यहां से यहां तक का योगफल निकल जाएगा। यानी देखो ध्यान से समझेंगे, यहां से लेकर के यहां तक के योगफल में से यहां तक के योगफल को घटा दो, यानी यस 49 में से यस यक्स घटा देंगे तो यहां से लेकर यहां तक के पदों का योगफल निकल जाएगा। अब इसको सूत्र पर भर देते हैं। हम लोग एस एन का सूत्र जानते हैं, एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर भरते हैं x माइनस 1 पदों का योगफल, यानी x माइनस 1 बटा के 2 इंटू 2a, a की जगह पर 1 प्लस x माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर भी 1। अब यहां से 49 पदों का योगफल 49 बटा के 2 इंटू 2a, a की जगह पर 1, 49 माइनस 1 इंटू डी की जगह भी 1। यस यक्स का मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यक्स पद हो जाएंगे यक्स बटा के 2 इंटू 2a प्लस यक्स माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 1। अब इसी को हल कर लेना है। यहां से बन जाएगा यक्स माइनस 1 बटा के 2, 2 एकम में 2 प्लस 1 से गुणा कर लेंगे तो यक्स माइनस 1 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 49 बटा के 2, ये 2 प्लस 49 में से घटा देंगे 48, ये 48 हो जाएगा। यक्स बटा के 2, ये 2 ये प्लस है, ये 2 प्लस यक्स माइनस 1। अब यहां से इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा यक्स माइनस 1 गुणते यक्स बटा के 2, ये हो जाएगा 49 बटा के 2 गुणते 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, यक्स बटा के 2, ये हो जाएगा यक्स 2 में से घटा देंगे 1। अब यक्स वाले को एक और कर लेंगे, बाकी को एक और कर देंगे। यहां से यक्स माइनस 1 गुणते यक्स बटा के 2, इनको उठा लाते हैं इधर, प्लस यक्स गुणते यक्स माइनस 1 बटा के 2 बराबर ये कटा देंगे 25 बार में। अब ये 49 गुणते 25 हो गया। अब देखते हैं इसमें कि हाई वाला बराबर है यक्स गुणते एक्स माइनस 1, यक्स गुणते एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा, इसको लसा बराबर है जोड़ देंगे तो 2 यक्स गुणते एक्स माइनस 1 बटा के 2 बराबर 49 गुणते 25। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर ये जोगा बच रहा है, इसमें देखते हैं, इसमें हम करते हैं यक्स का एक्स में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का 1 में गुणा कर लेंगे यक्स, इसका इसमें जब गुणा कर लेंगे 49 का 25 में जब हम गुणा करेंगे तो ये 1225 आ जाएगा, बराबर 1225, 25 नवा 225 को 5, 25 चौके 100 और 22 122, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 1225 बराबर 0। अब 1225 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद 1 प्राप्त हो जाए। चलिए इसको सिरचारी विधि से हल कर देते हैं। सिरचारी विधि से हल करेंगे तो ये सूत्र जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान भरते हैं इसमें, x बराबर माइनस बी की जगह पर माइनस 1 है, प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर, बी की जगह पर माइनस 1 कवर कर देंगे 1, 4ac, 4 a की जगह पर 1, c की जगह पर 1225 ऋण 1225 और बटा में 2a, a की जगह पर 1 है। अब ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1 से गुणा कर लेंगे प्लस 1, ये प्लस माइनस करड़ी में 1 माइनस 1 से गुणा कर लेंगे प्लस
ये गुणा कर लेंगे, 4 5 20 को 0, 4 दूना के 8 2 10 को 0, 4 दूना के 8 और 1 9, 4 1 में 4 बटा के 2। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2 में से घटेगा तो +1 हो जाएगा, ये वाला है +1 होगा, ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए इतना नोट कीजिए यहाँ तक, अभी हम इसको आगे मिटा के बताते हैं। यहाँ पर ये प्लस माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मिला लेते हैं एक बार और। यहाँ से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 से, देखो 2 से सब में गुणा कर देते हैं। जब 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x² माइनस x, x² प्लस x। अब इसका इसमें जब गुणा कर लेंगे तो 49 गुणिते ये गुणा कर लेंगे तो 25 दूनी के 50 हो जाएगा। अब ये माइनस x से प्लस x कट जाएगा, x² मिलकर के होगा 2x² बराबर 49 गुणिते 50। तो यहां से ये बनेगा x² बराबर 49 गुणिते 50, और ये गुणिते में 2 है, बटा में चला जाएगा 2 से भाग कर लेंगे 25, तो x का स्क्वायर बराबर कटा दो इसमें 25 से, 25 नमक 25 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 1225 हुआ था। अब x बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो करड़ी में 1225, इसका वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस होगा तो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्या हमेशा प्लस में आएगी। तो यहाँ पर 1225 का अगर हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा 35, यानी कुल मकान 35वां मकान के पहले और 35वां मकान के बाद वाले कुल का योगफल हो जाएगा बराबर, ये x मान हो जाएगा 35, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा और अंतिम सवाल इस चैप्टर का, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि 15 सीढ़ियां हैं, इस सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर, यानी इसकी लंबाई 50 मीटर, यहाँ तक है 50 मीटर है, और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, यानी यही चढ़ैया 1/4 है, चढ़ैया माने ऊंचाई 1/4 है, और 1/2 मीटर का फैलाव है, यानी ये फैलाव जैसे पायदान का फैलाव 1/2 है, चढ़ाई 1/4 है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन प्रकलित कीजिए। ध्यान देंगे, ये जो पहला पायदान रहा होगा तो पहला पायदान इस तरह से एक घनाभ के रूप का रहा होगा, इस तरह से रहा होगा। इसकी चढ़ाई हमको दिया गया है 1/4, इसका ये फैलाव दिया गया है 1/2, इसकी पूरी टोटल लंबाई दिया गया है 50 मीटर। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि पहले पायदान का, यानी पहले सीढ़ी में लगे हुए, पहले सीढ़ी में लिख सकते हैं इसमें कि पहली सीढ़ी में लगे कुल कंक्रीट का आयतन, तो ये घनाभ के रूप का है, तो इसका होगा आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 50, चौड़ाई इसका है 1/2, ऊंचाई है 1/4। अब इसी तरह से चलिए इसका इसी तरह से लिख सकते हैं कि दूसरी सीढ़ी में लगे कुल कंक्रीट का आयतन, तो लंबाई तो उतना ही रहेगा, फैलाव भी इसका उतना ही रहेगा 1/2, लेकिन है ऊंचाइयां बढ़ जाएगी। अब यहाँ से 1/4 था, 1/4 ही हो जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, तो ये 2/4 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी सीढ़ी में लगी कुल कंक्रीट का आयतन हो जाएगा 50 गुणित फैलाव उतना ही रहेगा, अब ये 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से 4/4, 5/4 इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो ख्याल करेंगे हमको 15 सीढ़ियों के लिए निकालना है। अब इसको हटा देते हैं, 15 इसमें सीढ़ियां दिया गया, 15 सीढ़ियां हैं, तो लिखेंगे अतः 15 सीढ़ी में लगे हुए कुल कंक्रीट का आयतन, लिखेंगे कि अतः 15 सीढ़ियों में
लगा कुल 15 सीढ़ी में लगे कंक्रीट का कुल आयतन। अब इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा 50 गुणित 1/2 गुणित 1/4। यहाँ हो जाएगा 50 गुणित 1/2 गुणित 2/4। तीसरका में होगा 50 गुणित 1/2 गुणित 3/4। ऐसे लास्ट वाला भी हो जाएगा 50 गुणित 1/2 गुणित 15/4। अब यहाँ पर देखेंगे ये 50 गुणित 1/2 1/4 सब में मिल रहा है, तो हम इसको कॉमन कर ले रहे हैं। 50 गुणित 1/2 गुणित 1/4 कॉमन कर लेंगे तो 1/4 यहाँ पर 1 बचेगा। 50 गुणित 1/2 गुणित 1/4 निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ऐसे डैश डैश करके यहाँ पर लास्ट में क्या बच जाएगा 15। ये एक समांतर श्रेणी बन गया, इनका योगफल कर लो। ये देखते हैं इसको लिखेंगे 50 गुणित 1 गुणित 1/4 दूना के 8। अब यहां से 15 पदों का योगफल निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 15/2 गुणित a प्लस यल को ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 50 से कम है 50 हो जाएगा 50/8। ये 15/2 गुणित 15 और 1 16। यहाँ से हो जाएगा 50/8 गुणित 15 गुणित 16/2। तो 8 दूना के 16 से 16 कट जाएगा, 50 का 15 गुणा कर लेंगे 750। 750 घन मीटर उसमें कंक्रीट होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा।